अगले 15 मिनट में हम आपको हर वो बड़ी खबर दिखाएंगे जो पूरे दिन का एजेंडा सेट करेगी। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे से जुड़ी ये खबर है, वो खबर जो भारत का कूटनीतिक एजेंडे की जीत को बताती है। म्यांमार के सितवे पोर्ट का संचालन अब भारत करेगा। म्यांमार में चीन के बढ़ते दखल के बीच ये बड़ी अपडेट है। IPGL के पोर्ट संचालन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन पहले से भारत के पास है। तो म्यांमार में चीन की काट भारत की कूटनीति का दम दिखा है। जी हां, इसके क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, जल्दी से समझते हैं। देखिए, सितवे बंदरगाह संचालन भारत को मिला है। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भारत की, और समुद्र में भारत की इससे एक मजबूत स्थिति है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि भारत की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अब समुद्री सीमा में नजर आएगी। जी हां, IPGL के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विस्तारवादी चीन को ये एक करारा जवाब है एक तरीके से। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पूर्ण रूप से भारत अब इसका संचालन भी करने वाला है। इसके मायने क्या है? मायने ये कि ये बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और पोर्ट से मिजोरम को जोड़ा जाएगा। सीधे सीधे मायने इसके ये है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है। और ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह चाबहार भी भारत ही संचालित कर रहा है। और अब ये दूसरी बड़ी कामयाबी सितवे पोर्ट के संचालन के पूरे अधिकार के रूप में मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि सितवे पोर्ट भारत को मिलना न सिर्फ कूटनीतिक जीत बल्कि रणनीतिक बढ़त भी है। सितवे पोर्ट भारत और म्यांमार के बीच कलादान परियोजना की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। कलादान परियोजना के तहत हो रहे निर्माण से कोलकाता का हल्दिया पोर्ट और सितवे पोर्ट सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। जी हाँ, और इसके फायदा क्या होगा? दरअसल कहा जा रहा है कि चिकन नेक का विकल्प दूरी जो है वो 800 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे ये बहुत बड़ा फायदा। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को एक वैकल्पिक मार्ग यानी ऑप्शनल वे मिलेगा। साथ ही चीन की चुनौती का सामना आसान हो जाएगा भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए, चीन की चुनौती के लिए भारत पूरी तरह से तैयार भी था, और इन अहम उपलब्धियों से ये चीन के लिए एक सिरदर्द भी है, क्योंकि भारत की कनेक्टिविटी बढ़ने का मतलब भारत की मजबूती का बढ़ना। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, अगर चीन के संदर्भ में इन सारी उपलब्धियों को देखा जाए तो आप क्या देख पा रहे हैं? चीन के लिए भारत अब कितनी बड़ी चुनौती है? चाबहार से लेकर अगर नॉर्थ ईस्ट और सारी कनेक्टिविटी जो भारत के हित में अब बन रही है, उसका क्या असर देखेंगे? देखिए, ऐसे समय में जब एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि आने वाले दिनों में आपको चीन की चुनौती का सामना करने के लिए खास करके समंदर में या फिर जो नेवी है उसकी स्थिति को मजबूत रखनी होगी, तो कालादान नदी पर बने सितवे पोर्ट के कंट्रोल होने से निश्चित तौर पर एक सामरिक मजबूती भारत को मिलेगी। और ये भारत के उस ग्लोबल एजेंडे को भी फुलफिल करता है, जहां पर क्या चाबहार हो, सितवे हो या फिर कुछ और जो पोर्ट है जिनको कंट्रोल करने के लिए भारत भविष्य में जिसकी प्लानिंग कर रखा है। तो निश्चित तौर पर इससे चीन जिस तरीके से अलग अलग देशों में, अलग अलग महासागर के छोटे छोटे आइलैंड देशों में अपना प्रभाव जमाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत के आसपास के जो देश हैं वहां पर जब भारत इस तरह से मौजूद रहेगा तो उसकी सामरिक स्थिति मजबूत होगी, और इसीलिए इसे एक बड़ा कदम के तौर पर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी हम तक देने के लिए। तो देखिए, IPGL के पोर्ट का संचालन अब भारत करेगा। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पाकिस्तान से आ रही उस खबर की बात करेंगे जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची में भिखारियों की संख्या बढ़ गई है। ये एक डेटा सामने आया है। रमजान में 3-4 लाख भिखारी शहर में पहुंचे हुए हैं। रमजान के मौके को भुनाने के लिए भिखारी पहुंचे हैं। भिखारियों के लिए कराची माकूल है, ये पाकिस्तान पुलिस का बयान है। तो हमने अक्सर सुना है कि पाकिस्तान की सरकार के लिए भीख मांगना तो आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में भीख एक बिजनेस भी है। कैसे, ये भी जरा समझिए। कुछ अहम आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कराची में 4 लाख से ज्यादा भिखारी बढ़ गए हैं। ईद के मौके पर तो साफ दिख रहा है कि भिखारियों को एक ये अवसर नजर आ रहा है। जी हाँ, रमजान का फायदा लेने के लिए भिखारी पहुंचे हैं। ये डेटा सामने आ रहा है जो कि बताता है कि कराची में 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी बढ़ गए। भिखारियों के बढ़ने से आपराधिक मामले भी बढ़े हैं, ये भी पुलिस का कहना है।
पाकिस्तान में भिखारी पहले से ही बड़ी समस्या के तौर पर हैं, सिर्फ कराची नहीं, अलग अलग शहरों में। लेकिन चूंकि ईद का मौका है तो यह संख्या बढ़ी है। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी विदेश चले जाते हैं। यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। विदेश में भीख मांगने को ही वो पेशा बना लेते हैं। एक तरीके से इंटरनेशनल भिखारी भी हैं ये। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में अरेस्ट हुए हैं 90% से ज्यादा भिखारी जो कि पाकिस्तान के ही हैं। ये जानकारी जो है वो अपने आप में चौंकाने वाली है और खुद पाकिस्तान पुलिस भी इन भिखारियों से परेशान है। चलिए, और अब खबर वो जो इंटरनेशनल टेंशन को बढ़ा सकती है। मिडिल ईस्ट में अगला एजेंडा बन सकती है। जी, ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र पर हमले का प्लान, ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है इजरायल। ईरान के बदले की धमकी के बीच बहुत बड़ा खुलासा। ये पश्चिम में एक सुरक्षा अधिकारी ने ये बड़ा खुलासा किया है। एक बड़ी योजना बन रही है ईरान को लेकर। और अगली बड़ी खबर भी बता दें आपको, बीते सप्ताह हवाई हमले में अपने टॉप मिलिट्री कमांडर की मौत के बाद से ईरान लगातार इजरायल से बदला लेने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ईरान खुद इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करेगा या हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों को आगे करके लड़ेगा। लेकिन इस बीच इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है और धमकियों से यह समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। जी हाँ, तो ईरान पर स्ट्राइक 2.0, इजरायल के 5 घातक प्लान क्या हैं वो भी समझिए। उसको हम आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। नंबर 1 प्लान, ईरान के अहम ठिकानों पर हमले। नंबर 2, ईरान के परमाणु स्थल को टारगेट करना। नंबर 3, इजरायली वायुसेना का अभ्यास। नंबर 4, ईरान में काफी अंदर घुसकर स्ट्राइक करना। और 5वां, नंबर 5, बिजली संयंत्र अनुसंधान रिएक्टर को निशाने पर लेना। यानी कि अगर ये 5 प्लान कामयाब होते हैं तो ईरान की कमर तोड़ दी जाएगी इजरायल के द्वारा, क्योंकि न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि महत्वपूर्ण जो पावर सेंटर्स हैं उनको भी टारगेट करने की योजना है इन 5 प्लानिंग्स के तहत। और अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है दिल्ली से सियासत पर असर डालने वाली 2 खबरें जो आज का सियासी एजेंडा बन सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है, केजरीवाल से जुड़ी आज की 2 अपडेट। ये है कि पहली खबर है, हफ्ते में 5 लीगल विजिट पर फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। दूसरी खबर है, सीएम पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। तो आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर आज नजर बनी रहेगी। और आज केजरीवाल को हफ्ते में 5 लीगल विजिट मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला होना है। लेकिन इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, वैध है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं, सियासी दबाव से नहीं चलती। कोर्ट ने आगे कहा कि राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है, अदालत पर नहीं। और देखिए, हाई कोर्ट ने आज एक लंबी लकीर खींच दी। हाई कोर्ट ने ये बातें कहकर एक लंबी लकीर खींच दी जिसमें याचिकाकर्ताओं को राजनीति से परे हटकर कानूनी मामले को देखने की बड़ी सलाह छिपी हुई है। और आगे हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल के गवाह वाले आरोप पर कोर्ट ने आखिर क्या टिप्पणी की है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज है, केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का दावा है। जेल में घट रहा है केजरीवाल का वजन। देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सेहत ठीक नहीं है जेल में अरविंद केजरीवाल की, लगातार उनका वजन घटता जा रहा है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने सरकारी गवाहों के बयानों और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कोर्ट ने उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी सरकारी गवाह का बयान लिखा जाता है तो वो ईडी नहीं, जज के सामने लिखा जाता है। सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है। ऐसे में जब आप सरकारी गवाह पर सवाल करते हैं तो वो सवाल ईडी पर नहीं बल्कि कोर्ट पर होता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को हक है कि वो ट्रायल के दौरान गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपनी अगली रणनीति तय करने में जुटी है, लेकिन बीजेपी अब जोर शोर से केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी अब किस सियासी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी ताकि अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाया जा सके? क्योंकि अपडेट ये भी है कि आज सीएम मान और संजय सिंह मुलाकात भी करने वाले हैं केजरीवाल से।
बिल्कुल, देखिए मुलाकात के लिए समय मांगा गया है, उसमें हालांकि अभी समय का अपडेट होना है, लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा कि अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, तो ये सवाल कल हमने भी आम आदमी पार्टी से पूछा कि अब क्या, क्योंकि हाईकोर्ट से जो आपकी उम्मीद थी उसमें पानी फिर गया। हाईकोर्ट ने माना कि जायज तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पर आम आदमी पार्टी कहना है कि कानून की लड़ाई है, कानून से लड़ेंगे, हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन इस फैसले से असहमत है, तो इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। उसके बाद में संभव है कि आज ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी तमाम दलील दे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि संजय सिंह को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। तो ऐसे में एक ही केस है, पीएमएलए का मामला है, तो ऐसे में उम्मीद वो करते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनको भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। तो आम आदमी पार्टी की पूरी उम्मीदें और जो तैयारी है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 महीने में चार्जशीट फाइल कर सकती है ईडी, बड़ी जानकारी है। 2 महीने में आरोप पत्र दायर कर सकती है ईडी। मई जून के अंत तक केजरीवाल पर चार्जशीट। ईडी चाहती है कि जल्द इस मामले में ट्रायल हो। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, बड़ी जानकारी है, अगर 2 महीने में चार्जशीट दायर करने की योजना, इसका मतलब ईडी के पास पर्याप्त ठोस सबूत हैं आरोप पत्र बनाने और उसे जल्द से जल्द कोर्ट के सामने रखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार ये दावा करेगी कि ईडी के पास इस केस को लेकर पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त बयान है, इसके अलावा मनी ट्रेल है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। और उसके बाद अब ये तय हो चुका है लीगल टीम के साथ बैठकर एक मीटिंग में कि अगले 2 महीने के अंदर, यानी कि मई जून के अंत तक हर हाल में इस केस में अंतिम जो फाइनल चार्जशीट है वो दायर करनी है ईडी को। और उसी को लेकर अब फिलहाल मंथन चल रहा है ईडी के अंदर। अब फिलहाल आगे अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो चार्जशीट दायर होगी उस चार्जशीट में एक आरोपियों की जो लिस्ट होती है उसमें एक नया नाम जुड़ सकता है और उसमें पीएमएलए की जो धारा है उसके सेक्शन 70 का इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जो खबर है वो हमारे सूत्र के हवाले से हमारे सामने आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जब फाइनल चार्जशीट इसमें दायर करेगी तो कई अहम खुलासे इस चार्जशीट में होंगे आम आदमी पार्टी को लेकर। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मिशन दक्षिण पर निकले हुए हैं। इससे जुड़ी खबर है, कहा यह जा रहा है कि मोदी के मिशन दक्षिण की जो बीजेपी के 400+ एजेंडे से जुड़ी हुई अपडेट है, जिसमें खुद पीएम मोदी जुटे हुए हैं। आज पीएम का तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा होने वाला है। तमिलनाडु के वेल्लोर और पोलाची में प्रधानमंत्री की रैली होगी। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में भी पीएम मोदी एक जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री आज देखिए तमिलनाडु का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम वेल्लोर और पोलाची भी जाएंगे। फिर शाम 6 बजे करीब महाराष्ट्र के रामटेक जाएंगे। वेल्लोर की बात करें तो ये सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में इस सीट पर डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। यहाँ 23% एससी, 2% एसटी वोटर हैं। और पोलाची सीट की बात करें तो यहाँ पर डीएमके एआईएडीएमके में कांटे की टक्कर है। पिछले कुछ चुनाव में एआईएडीएमके का पलड़ा भारी रहा है। महाराष्ट्र के रामटेक सीट की बात करें तो ये सीट शिवसेना का मजबूत किला, जो पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। साथ ही ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ बीजेपी को शिवसेना, कांग्रेस और बीएसपी से चुनौती मिल रही है। तो देखिए, ये है इस वक्त महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो 2 राज्य हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं जनसभा करने के लिए। वहां का गणित क्या कहता है ये हमने आपको बताया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आज बीजेपी के दिग्गजों का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होने वाला है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में अमित शाह की एक रैली होगी। यूपी के सहारनपुर और बुलंदशहर जाएंगे राजनाथ सिंह। वहीं मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक रैली करेंगे। तो आज बीजेपी के 3 दिग्गज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाएंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के पास बेहट में राघव लखनपाल शर्मा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बुलंदशहर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के बालूरघाट में रैली को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बालूरघाट सीट पर वोटिंग होनी।